बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कैटालिसिस, उसके टाइप्स, कैटलिस्ट का नेचर, इसके हवाले से और एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से डिटेल से पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो रिएक्टिविटी के हवाले से, कि जब आप दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलाते हैं तो वो प्रोडक्ट किस तरह बनाते हैं। उसके लिए जो पहली थ्योरी है उसको हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी। अब देखें, वर्डिंग से जाहिर है कि कभी भी जब आप केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के करने के लिए कोलिजन का होना लाजमी है। जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं ना और रिएक्टेंट मिलाते हैं तो पहला पॉइंट ये है कि उन दो रिएक्टेंट के दरमियान कांटेक्ट लाजमी है। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों बॉन्ड बनाएं, सही है, तो पहला पॉइंट ये है, उसूल ये है कि इन दोनों के दरमियान कांटेक्ट लाजमी है। अगर इन दोनों के दरमियान कांटेक्ट होगा, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कुछ एंथैल्पी चेंजेस होंगी, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनेगा। एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, याद है ना आप लोगों को, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद क्या होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोलिजन रिएक्टिविटी के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो ये थ्योरी जो है इसका बैकग्राउंड यही है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कोलाइड कर जाना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब इस थ्योरी के कुछ थ्योरेटिकल पोस्टुलेट हैं, टेक्निकल चीजें बाद में करेंगे। थ्योरेटिकल जो सिंपल पोस्टुलेट है वो ये है, पहला पोस्टुलेट ही यही है कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में कोलिजन का होना लाजमी है। जब भी कोलिजन होगी तब कोई केमिकल रिएक्शन क्या होगा, तब कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। ये तो जाहिर सी बात है, अगर एक बीकर है और उसमें रिएक्टेंट ए है और दूसरा बीकर है उसमें रिएक्टेंट बी है और आप दोनों अगर इसको मिलाते हैं और प्रोडक्ट ए बी बनाते हैं तो यार पहला रूल यही है कि आपने दोनों को पहले मिक्स करना है। अगर ये दोनों मिक्स होंगे, इनका एक कांटेक्ट बनेगा और कांटेक्ट बनने के बाद कोलिजन होगी और कोलिजन के बाद इनका प्रोडक्ट बनेगा। तो सेकंड रूल ये है कि ओनली कोलिजन ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन विल हेल्प द रिएक्शन जो अकर। इधर देखें, मैं चाहता हूं कि ये रिएक्टेंट इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करे। सपोज इस रिएक्टेंट का ये पार्ट रिएक्शन में हिस्सा लेता है और इस रिएक्टेंट का ये पार्ट केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है और मैं दोनों की रिएक्शन करवाता हूं। तो देखिए, अगर ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के आमने सामने कोलाइड करेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन होगी। आसानी के साथ मार्कर का ये केप इसमें रिप्लेस कर दें और मार्कर का जो सपोज ये दूसरा केप है आप इसके साथ रिप्लेस कर दें, समझ आ रहे, तो ये रिप्लेस हो जाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों पार्ट का आप रिएक्टिविटी करते हैं, एक का टेल है और दूसरे का हेड है, तो अब ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो रिएक्शन के लिए दूसरा जो लाजमी अमल है वो कोलिजन तो है, लेकिन इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन उसको कहते हैं जिनमें रिएक्टिंग स्पीशी एक दूसरे के आमने सामने। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? अगर वो आमने सामने नहीं है तो जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर नहीं होगी, वो तरतीब ठीक नहीं होगी। तो अगर तरतीब ठीक नहीं है, रिएक्टिविटी भी कम होगी। तो कोलिजन के लिए इफेक्टिव कोलिजन इंतहाई लाजमी है रिएक्शन के लिए। हम कहते हैं द मोर इफेक्टिव कोलिजन द ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी। जितना कोलिजन ज्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के आमने सामने आएंगे उतना ही कोलिजन ज्यादा होगा। हम सपोज करते हैं एक कंटेनर है, उसमें 10 मॉलिक्यूल है और 10 के 10 मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। 10 में से सिर्फ 8 मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट कम बनेगा और सिर्फ 10 में एक मॉलिक्यूल अगर इफेक्टिव कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट सबसे कम बनेगा। तो जितनी ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगी उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। कोलिजन का क्या काम है, तो ये इस पॉइंट में है। इधर देखिए, जब भी मॉलिक्यूल रेस्ट में है, ये दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों के दोनों रेस्ट में है और एक कंटेनर में है, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है ना। जब आप हीट देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी, ये अब एक दूसरे के साथ टकराएंगे। तो अगर इफेक्टिव कोलिजन होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा, और जब इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी।
यानी किसी भी रिएक्शन को अगर आप स्टार्ट करते हैं, जो एनर्जी देते हैं दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो जितना ज्यादा आप हीट देते हैं उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है कोलिजन बढ़ती है और उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि कोलिजन का बेसिक आइडिया ही यही है कि आप क्या करें कि आप काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करें ताकि कोलिजन ज्यादा हो, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो। इधर देखिए एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं। सपोज हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ करना चाहते हैं और सपोज हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाहते हैं। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो इसे कोई दूसरा ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? दूसरा ऑक्सीजन चाहिए। इसको अगर डायग्रामेटिकली हम कंसिडर करें कि ये कार्बन का एटम है और ये जो ब्लैक डॉट है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट है ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन का एन रेड डॉट कंसिडर करें और ऑक्सीजन जो है वो जो जिसका बैकग्राउंड व्हाइट है वो कंसिडर करें। अब इधर देखें, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करना चाहता है तो हमें ऐसा चाहिए कि जो कार्बन का जो एटम है, समझ आ रहे, वो इस नाइट्रोजन के साथ अगर आमने सामने है तो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ये कंपाउंड अगर ऑक्सीजन के सामने है तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ टकराएगा, दूसरा ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल से निकालेगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इधर देखिए, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के सामने है तो कोलिजन इफेक्टिव है, दूसरे एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने है। ये मॉलिक्यूल है जिसका ये रेड पार्ट आप ऑक्सीजन कंसिडर करें और इसका ये ब्लू पार्ट ऑक्सीजन कंसिडर करें, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ये है और बाकी का मॉलिक्यूल ये है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन आप ऐसे करें और ये अगर नाइट्रोजन के साथ टकराता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनने के चांसेस कम होंगे। तो कोलिजन जितनी आमने सामने हो, ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर हो, एक दूसरे के आमने सामने हो, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अब इधर देखिए, इसमें कार्बन नाइट्रोजन के सामने है, इसका ये जो पार्ट है ये इसके सामने है और जो दो ऑक्सीजन है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, एक ऑक्सीजन ये है और ये जो दो है उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेगा। तो ये थ्योरी कहती है कि जितनी प्रॉपर ओरिएंटेशन हो तब जाके कोई प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। अब इधर देखें, कुछ फैक्टर्स हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं या टेक्निकल पॉइंट्स हैं ये इस कोलिजन को या कोलिजन थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। वो फैक्टर या टेक्निकल पॉइंट्स क्या है, यानी ये कोलिजन या इफेक्टिव कोलिजन या ज्यादा रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इधर देखिए, तो जनरली हम कहते हैं कि कोलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एवोगैड्रोस पार्टिकल। इधर देखिए, ये अगर कोई कंटेनर है और इसमें 1 मोल पर डीएम क्यूब कोई सैंपल पड़ा है जो आपस में कोलाइड करके रिएक्शन करता है, यही कंटेनर है और उसमें 2 मोल पर डीएम क्यूब सैंपल पड़ा है, इसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1। तो एवोगैड्रोस नंबर की तादाद होगी 6.02 पावर 23 और यहाँ मोल की तादाद क्या है? 2 है, तो पार्टिकल की तादाद डबल है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, इंसाफ करें, अगर इसमें 1 मोल रिएक्टेंट गिवन है तो 1 मोल के पार्टिकल कम है ना, तो उनके दरमियान कोलिजन कम होगी, और इसमें 2 मोल सब्सटेंस है तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर ज्यादा है तो कोलिजन के चांसेस भी ज्यादा है, तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनमें कोलिजन ज्यादा होगी। तो इन दोनों के केस में इस पे कोलिजन जो है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो वॉल्यूम है। इधर देखिए, अगर आपके पास एक कंटेनर है, इधर देखिए, और वो कंटेनर 1 लीटर का है, कितना है? 1 लीटर का, और उसमें 1 ही मोल के रिएक्टेंट गिवन है जिसमें इतने एटम है। दूसरा कोई कंटेनर है वो आधा लीटर है, तो उसकी वॉल्यूम कम है ना, तो कम वॉल्यूम में ज्यादा कोलिजन होगी या ज्यादा वॉल्यूम में? कम वॉल्यूम में। एक चीज है जो 1 लीटर है, दूसरा 2 लीटर है, इसमें भी आप मॉलिक्यूल डाल दे और इसमें भी डाल दे, तो 1 लीटर का वॉल्यूम कम है, मॉलिक्यूल नजदीक है तो ज्यादा कोलाइड करेंगे, और 2 लीटर का वॉल्यूम ज्यादा है, मॉलिक्यूल जो है दूर है, आसानी के साथ कोलाइड नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं कि कोलिजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम जितना छोटा होगा
कोलिजन इतना ज्यादा होगा। अब देखिए 1 लीटर में 1 मोल सैंपल है, सपोज कोई गैस है, और यहाँ 0.5 मोल लीटर में 1 मोल है, तो चूंकि इसका वॉल्यूम कम है, इसमें सपोज ये 4 एटम है या मॉलिक्यूल है, तो चूंकि वॉल्यूम ज्यादा है कोलिजन के चांसेस कम है। अब वॉल्यूम कम है तो यही जो 4 एटम है या मॉलिक्यूल है, सपोज मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी और मॉलिक्यूल सी एंड डी, ये देखिए वॉल्यूम ज्यादा है तो एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली कोलिजन नहीं कर सकते। इधर देखिए वॉल्यूम काफी कम है तो ये पार्टिकल काफी नजदीक है, आसानी के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो टेम्परेचर का है। इधर देखिए ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा ज्यादा कोलिजन होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा कोलिजन ज्यादा होगी। तो देखिए सपोज 1 मोल सब्सटेंस है वो 25 डिग्री पे है, दूसरा 100 पे है, तो चूंकि 100 की एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो इफेक्ट कोलिजन भी उसकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो एक्सटर्नल प्रेशर का है। इधर देखिए ये सपोज कोई कंटेनर है, इधर देखिए शाबाश, और इसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। कितना लीटर है? 1 लीटर। और इसमें जो मोल्स है वो सपोज 1 मोल है, 1 मोल, यानी आप कंसिडर करें कि ये 3 मॉलिक्यूल इसमें मौजूद है। आप ऐसे करें कि इसके ऊपर कोई वेट रख दें तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वेट रखने से इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। सपोज ये पहले नॉर्मल प्रेशर पे है, एटीएम पे 1 एटीएम पे है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर है। अब आपने इसके ऊपर वेट रख दिया है तो आपने प्रेशर बढ़ाया है। सपोज आपने 2 एटीएम प्रेशर कर दिया है, तो प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो पहले ज्यादा वॉल्यूम में 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर है, लेकिन जब आपने वॉल्यूम कम कर दिया है वही मॉलिक्यूल क्या है? नजदीक नजदीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगी। तो जितना आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं उसके साथ कोलिजन बढ़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? तो देखिए ये एक रिएक्शन 1 एटीएम पे है और ये 2 पे है, तो 2 एटीएम का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो यहाँ जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स मजीद ये है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन दोनों में मैक्सिमम कोलिजन के चांसेस किस में होंगे, देखिए अगर ये क्वेश्चन जनरल हो कि सपोज मैं आपसे कहता हूँ एक कंटेनर है जिसमें 1 मोल सैंपल है, दूसरे में 2 मोल सैंपल है, तीसरे में 3 मोल सैंपल है, सबसे ज्यादा कोलिजन किस में है? जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, मोल ज्यादा है। नंबर 2, अगर आपसे मैं ये कहूं कि एक कंटेनर है उसमें 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम में 1 मोल गैस है, या 2 डीएम क्यूब में 1 मोल गैस है, या 3 डीएम क्यूब में 1 मोल गैस है, तो सबसे ज्यादा कोलिजन किस में होगी? जिसका वॉल्यूम कम होगा। समझ आ रहे? या अगर आपसे मैं ये कहूं कि 1 एटीएम प्रेशर है उसका कोलिजन ज्यादा है, 2 एटीएम एक्सटर्नल प्रेशर है उसमें कोलिजन ज्यादा है, या 3 एटीएम, तो 3 एटीएम। लेकिन जरा याद देखिए ये क्वेश्चंस में ऑप्शन जो है ये डिफरेंट है। आपसे ये कहते हैं कि मैक्सिमम कोलिजन किस में होगी? अगर 1 मोल गैस हो और वो 1 लीटर में हो, या आधा मोल गैस हो लेकिन 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में हो। अब इधर देखिए रफ वर्क में आ जाए, जब आप कहते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 1 डीएम क्यूब के बराबर है, यानी 1 लीटर के बराबर है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम तो कम है ना, ये आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? जरा 1000 पे डिवाइड करें तो बहुत कम आएगा ना। मकसद ये 250 सेंटीमीटर क्यूब और ये 1 डीएम क्यूब है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मोल पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसमें कोलिजन ज्यादा होगी? 1 मोल गैस है लेकिन 1000 सेंटीमीटर क्यूब में है, और आधा मोल गैस है मगर 250 में है, किसमें ज्यादा कोलिजन होगी? उधर मोल ज्यादा है और वॉल्यूम भी ज्यादा है, इधर मोल कम है और वॉल्यूम भी कम है। तो आपके ख्याल से कौन सा ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन? वेल डन, शाबाश भी। इधर देखिए ये 1 मोल सैंपल है लेकिन 1 डीएम क्यूब में है, जिसका वॉल्यूम काफी ज्यादा है,
तो कोलिजन कम होगी। इधर पार्टिकल्स की तादाद उसके हाफ है लेकिन वॉल्यूम देखे इंतहाई कम है, तो इंतहाई कम वॉल्यूम की वजह से इसमें इफेक्टिव कोलिजन या कोलिजन ज्यादा होगी। इधर देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोलिजन इज नॉट इफेक्टिव फॉर, इधर देखिए जब आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बनने के लिए इफेक्टिव कोलिजन की कोई बात ही नहीं है। उसका ये रीजन है, इधर देखिए अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो वो भी स्फेरिकल है ना, और दूसरा हाइड्रोजन एटम है तो वो भी स्फेरिकल है, बस किसी तरीके से भी ये कोलाइड करेंगे तो बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कोलिजन का होना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या सपोज वाटर मॉलिक्यूल है एटसेट्रा, तो जो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, और वो भी ट्राई एटॉमिक स्पेसिफिकली, इनके लिए कोलिजन ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए ये आपके पास देखिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, और ये ट्राई एटॉमिक है, इसमें 3 एटम्स है, इनके लिए कोलिजन जरूरी है। क्योंकि एक का भी डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो रिएक्शन नहीं होगा, और यहाँ तो दोनों के दोनों चूंकि सेम है, उनकी जो प्रॉपर वो ऑर्बिटल नेचर है सेम है, ओरिएंटेशन सेम होती है, तो उसके लिए कोलिजन का होना लाजमी नहीं है। लेकिन इसके लिए जब आपके पास ये मॉलिक्यूल हो उसके लिए इफेक्टिव कोलिजन का होना लाजमी है। इसके साथ ये चैप्टर या ये टॉपिक खत्म हो जाता है।